इसका रिलेटेड मैंने आपको बोला था कि नॉर्मल लॉस का एक आध दो प्रॉब्लम है, वो मिस हो गया एक्चुअली शीट में। मैं आपको भेजता हूँ इमेज, ये होमवर्क आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो होमवर्क के लिए आई विल सेंड यू कपल ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ कंसाइनमेंट। एंड आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ शायद, लेकिन एक थियरी पार्ट है छोटा सा, वो मैं उड़ा देता हूँ। प्लीज टर्न ऑन द वीडियोस ऑल ऑफ यू। छोटा सा थियरी कंपोनेंट है, वो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। आई जस्ट शेयर द स्क्रीन। liabilities. And assets and contingent liabilities. Yeah. See, ये आपने 11th-12th स्टैंडर्ड में किया हुआ है कंटीजेंट लायबिलिटी। डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी? liability which may or may not occur, हाँ, a depending upon liability future which uncertain may event. or may not occur dependent on a future event, on a contingent event. Okay, may or may not occur, that's a contingent liability. Is it your actual liability? No. Uncertain liability बोलते हैं. Do we record it in the books as a liability? Do we record it in the books? No. बराबर है वीरती? Do we कंटीजेंट लायबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? कंपनी कंटीजेंट एसेट को एक्चुअल एसेट दिखा के कर देते हो आप रिकॉर्ड, और कंटीजेंट लायबिलिटी को दिखाते नहीं हो बुक्स में, और कंटीजेंट के जैसे आप रगड़ते रहते हो, ठीक है। बहुत बड़ी इंपैक्ट करते हैं बुक्स पे, बुक्स ऑफ अकाउंट में। फॉरेंसिक ऑडिटिंग में ये आप लर्न करोगे। फॉरेंसिक ऑडिटिंग मतलब ये और इन डेप्थ ऑडिटिंग होती है। अगर आपको कहीं मौका मिले ऑडिट में कोई ऐसी फर्म ज्वाइन करने का आर्टिकलशिप में जहाँ पे फॉरेंसिक ऑडिटिंग सीखने को मिले, तो गो फॉर इट। देयर इज अ ह्यूज स्कोप फॉर फॉरेंसिक ऑडिटिंग। रिसेंटली एक वीक पहले स्टैंडर्ड्स भी लॉन्च हुए हैं, आईसीआई लॉन्च करने वाला है, बाय दिसंबर अप्लाई हो जाएंगे फॉरेंसिक ऑडिटिंग के साथ। फॉरेंसिक ऑडिटिंग में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल ऑडिटिंग ऊपर से सब टुकपट्टी टाइप्स ऑफ चेकिंग जो अब तक होता रहता था, ओके, स्क्रूटिनी होती है तब जाके इंडेप्थ घुस जाते हैं हम लोग। फॉरेंसिक ऑडिटिंग में तो पहले से ही पूरा ऑपरेशन करके जो ऑडिट होती है, ओके, इन डेप्थ ऑडिटिंग जो बोलते हैं, एक एक सुई धागा धागा खोल खोल के हम लोग चेक करते हैं वहां पे बुक्स ऑफ, एक एक ट्रांजैक्शन, एक एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, एक एक गारंटी जो कंपनी ने दी है। कंपनीज कभी कभी क्या करती हैं, अपनी ही सब्सिडरीज बना देती हैं बहुत सारी, उसके अंदर डीलिंग्स करती रहती हैं, और आपको बाहरा बारी एक ही कंपनी का ऑडिट करने मिलता है, तो आपको पता नहीं चलेगा उन कंपनीज में क्या चालू है। फॉरेंसिक में ऐसा नहीं है। फॉरेंसिक में 360 डिग्री व्यू का इन डेप्थ ऑडिटिंग होता है, ओके। तो जो चीजें आपको नॉर्मल ऑडिटिंग में सामने ना आए, वो फॉरेंसिक में सामने आ जाती है। तो ये सब उसके पार्ट में काफी इंपॉर्टेंट है, कंटीजेंट एसेट एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज। देखो, कंटीजेंट लायबिलिटी आपको पता है कि अगर ये लायबिलिटी है तो ये कैसी लायबिलिटी है, डिपेंडेंट ऑन अ फ्यूचर इवेंट है, शायद अकर हो शायद ना हो, ठीक है। तो इसका पोजीशन कहाँ होता है, इसका रिकॉग्निशन नहीं होता। रिकॉग्निशन का मतलब इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं कभी भी एज अ लायबिलिटी, ओके। तो रिकॉर्ड कब करेंगे, व्हेन डज अ कंटीजेंट लायबिलिटी बिकम एन एक्चुअल लायबिलिटी, व्हेन द चांसेस ऑफ दिस लायबिलिटी आर प्रोबेबल। प्रोबेबल का मतलब थोड़ा भी प्रोबेबिलिटी 50% के ऊपर आ गया, 50% मतलब थोड़ा भी प्रोबेबिलिटी चांस हुआ कि आपको ये पैसा देना पड़ेगा कंटीजेंट लायबिलिटी का, तो इसको आप तुरंत बुक्स में रिकॉर्ड कर दो। फॉर एग्जांपल, कोर्ट केस पेंडिंग चल रहा है आपका, ओके, तो कोर्ट केस जब तक पेंडिंग चल रहा है, अभी तक आपके फेवर में भी नहीं आया जजमेंट, आपके अगेंस्ट में भी नहीं आया, तो in that situation you will show it as a contingent liability which will appear as a note. You will show it as a note to your financial statements, मतलब ट्रेडिंग अपने जो बैलेंस शीट
फाइनल अकाउंट्स बनाओगे आप, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, उसके नीचे नोट फॉर्म में दिखता है ये कंटीजेंट लायबिलिटी। लेकिन थोड़ा भी आपको लगे कि जजमेंट अपने अगेंस्ट जाएगा तो तुरंत यू विल रिकॉग्नाइज दैट लायबिलिटी, तुरंत यू विल रिकॉग्नाइज दैट लायबिलिटी। आप अपने रिजर्व कम करोगे बैलेंस शीट में और लायबिलिटी को घुसा दोगे। एंट्री होगी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, ये लायबिलिटी आपके बुक्स में आ जाएगी, आपके प्रॉफिट कम हो जाएगी, लायबिलिटी दिख जाएगी। पे करने का अमाउंट भले ही एस्टिमेटेड बेसिस पे हो, आप उसको प्रोविजन के फॉर्म में भी दिखा सकते हो। आपने ये किया होगा, सम में आता था इफ यू रिमेंबर लास्ट ईयर, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग वुमेन्स कॉम्पेंसेशन या एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फॉर वर्कर्स, ऐसा कोई क्रिएट अ प्रोविजन की एंट्री आती थी। तो आप मालूम है रिवैल डेबिट में डाल के, अभी भी किया हमने सीए फाउंडेशन में, रिवैल डेबिट एंड लायबिलिटी में डाल के रख देते हो। ये प्रोविजन है। ये प्रोविजन का मतलब क्या है कि ये एस्टिमेटेड अमाउंट की लायबिलिटी है, अमाउंट अभी तक फिक्स नहीं हुआ, 19-20 आइडिया है कि इतना देना पड़ेगा, लेकिन देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसकी थोड़ी भी सर्टेनिटी हो गई that contingent liability should become your actual liability. It is given in the standards also. Okay. So contingent liability जैसे ही probable होती है, ये probable word में क्यों बोल रहा हूं, ये आपके स्टैंडर्ड में काफी बार स्पेसिफाई किया और आप जब रीड करोगे तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा। प्रोबेबल प्रोबेबल प्रोबेबल, तो जैसे ये प्रोबेबल हुई, देने का अंदेशा हो गया आपको थोड़ा भी, इसको एक्चुअल लायबिलिटी दिखा दो। ठीक है। एग्जाम्पल आपने एक सीखा हुआ है, दैट इज कोर्ट केस जो पेंडिंग चलते हैं, तो वो कंटीजेंट के जैसा दिखाओ, प्रोबेबल हो गया तो एक्चुअल दिखा दो। दूसरा एग्जाम्पल होता है इसमें डिस्काउंटेड बीआर, आपने बिल डिस्काउंट करवा के रखा है बैंक में, डेटर से पैसा आना बाकी है, अगर डेटर पैसा दे दिया तो वो लायबिलिटी नहीं है, डेटर ना दिया तो वो लायबिलिटी बन जाएगी। तो इन सच अ सिचुएशन आपको थोड़ा सा भी अंदेशा हो जाए कि डेटर इंसॉल्वेंट होने वाला है, बैंकरप्ट होने वाला है, मतलब वो बिल डिसऑनर करेगा, मतलब बैंक आपसे वसूलेगा, मतलब आपको तुरंत वो लायबिलिटी को एक्चुअल लायबिलिटी बता के दिखाना। दैट इज द मीनिंग। डेटर के इंसॉल्वेंट होने तक का वेट नहीं करना है आपको, ओके, ड्यू टू कंजर्वेटिज्म। देन व्हाट आर कंटीजेंट एसेट नाउ, और भी कंटीजेंट लायबिलिटी हम लोग लर्न करेंगे, अभी शेयर्स वाले चैप्टर में ही आएगा, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा, अनकॉल्ड मनी ऑन शेयर्स आएगा, बैंक गारंटीज आएगा, फिर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग नेक्स्ट ईयर लर्न करोगे। तो ये सब थोड़े बहुत और कंटीजेंट लायबिलिटीज हैं, फिलहाल आपको ये दो है, शेयर्स में और दो लर्न करोगे आप। फिर कंटीजेंट एसेट क्या होते हैं? कंटीजेंट एसेट वो एसेट होते हैं जस्ट लाइक कंटीजेंट लायबिलिटी, डिपेंडेंट ऑन अ फ्यूचर इवेंट, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर इवेंट। सेम एग्जांपल, कोर्ट केस पेंडिंग, आपके फेवर में जजमेंट आया आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा, अगेंस्ट गया आपको नहीं मिलेगा, तो ये कंटीजेंट एसेट है, इसकी नहीं है ये मिलने वाला है कि नहीं। अब सुनना ध्यान से, ये कंटीजेंट एसेट कहां रिकॉर्ड होता है? जैसे कंटीजेंट लायबिलिटी नोट्स फॉर्म में रिकॉर्ड होती है, जब तक वो सर्टन नहीं हो जाती नोट फॉर्म में रिकॉर्ड होती है ना, वैसे कंटीजेंट एसेट कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं होता है, बुक्स में कहीं पर भी आपको कंटीजेंट एसेट देखने नहीं मिलने वाला है। जब वो कंटीजेंट एसेट प्रोबेबल होता है, जैसे कंटीजेंट लायबिलिटी प्रोबेबल हुई तो सीधे बुक्स में एक्चुअल लायबिलिटी बन गई थी आपकी। वैसे कंटीजेंट एसेट जब प्रोबेबल होता है ना, तो वो बुक में एक्चुअल एसेट नहीं दिखता, क्योंकि वो प्रोबेबल है। प्रोबेबल मतलब शायद आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर आपको शायद लगता है कि उसका बेनिफिट मिलेगा, सर्टेन नहीं हो आप उसके बारे में, तब आप उसको एक्चुअल एसेट के जैसे नहीं दिखा सकते, एक्चुअल इनकम के जैसे नहीं दिखा सकते। से फॉर एग्जांपल यू फील दैट कोर्ट केस आपके फेवर में आएगा, आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा, ताबड़तोब दिखा दो, एसेट में रिसीवेबल कॉम्पेंसेशन और इनकम में कॉम्पेंसेशन ऐड करके अपने पीएनएल को बल्ज कर दो। ये गलत होता है, ये काफी कंपनीज करती है, इट इज रॉन्ग। आपका कंटीजेंट एसेट जब प्रोबेबल हो, आपको लगे कि थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, एक्चुअल एसेट ऐसे नहीं दिखाने का। तो कैसे दिखाने का? यू कैन शो एज अ कमेंट इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट और डायरेक्टर्स रिपोर्ट, एज अ कमेंट, एज अ स्टेटमेंट कि भैया ये इंफॉर्मेशन है कि शायद अपना ये कंटीजेंट एसेट रियलाइज हो सकता है। डायरेक्टर और ऑडिटर रिपोर्ट में दिखता है, नोट्स में भी नहीं दिखता है, कंटीजेंट लायबिलिटी के जगह पे भी नहीं दिखता है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे नोट्स होते हैं, वो नोट्स मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन आफ्टर दो स्टेटमेंट, उसमें भी नहीं दिखता। ऑडिटर और डायरेक्टर रिपोर्ट में दिखता है जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की कंपनी को लगता है शायद ये पैसा आ सकता है, अगर प्रोबेबल हुआ तो। अब व्हेन यू आर सर्टन दैट ये एसेट से पैसा आएगा आएगा और जरूर आएगा, ये घूम नहीं सकता, ये वापस नहीं जा सकता, डेफिनेट हो गए हो आप,
कि ये कॉम्पेंसेशन 50,000 रुपए का आपको मिलेगा, तब जाके यू कैन रिकॉर्ड इट एज योर एक्चुअल एसेट इन द बुक्स. So you can add it to your income, you can show it as your income receivable in the asset. You can increase your reserve, you can increase your asset. When only when the contingent asset becomes certain. Certain इसको बोलते हैं virtually certain. Virtually certain मतलब definite हो गए हो कि पैसे आएंगे, तो ही इसको एक्चुअल एसेट दिखाओ. कंटिजेंट लायबिलिटी के केस में ऐसा नहीं था, अगर आपने ध्यान दिया होगा. कंटिजेंट लायबिलिटी के केस में क्या था, जब भी कंटिजेंट लायबिलिटी होती है पहले तो वो नोट्स फॉर्म में दिख जाती है. पहले आप चेतावनी दे रहे हो शायद लायबिलिटी होगी, बता दे रहे हो. फिर जैसे ही प्रोबेबल हुई, प्रोबेबल मतलब थोड़े भी चांसेस हुए देने के, तब वो एक्चुअल लायबिलिटी बनी. उसको सर्टन होने तक आप वेट नहीं करते, उसको सर्टन होने तक आप वेट नहीं करते, उसको आप पहले लायबिलिटी में दिखा देते ड्यू टू कंजर्वेटिज्म. बट एसेट में ऐसा नहीं है. एसेट में एक स्टेप और आ जाता है. पहले तो जब नॉर्मल कंटिजेंट एसेट कुछ हो, कोर्ट केस चल भी रहा हो, दिखाना ही नहीं है कहीं पे भी, होने दो जो हो रहा है. कंटिजेंट एसेट कहीं रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा आपके पूरे एनुअल रिपोर्ट में. कंटिजेंट एसेट पहली बारी जब थोड़ा प्रोबेबल का मतलब थोड़े चांसेस बने पैसे आने के, तब कहां दिखेगा, तब सीधा बुक्स में दिख जाएगा कि एसेट बन के नहीं दिखेगा. कहां दिखेगा, इट विल अपीयर एज अ इंफॉर्मेशन. वो दिखानी है तो दिखाओ, वो भी ऑप्शनल है, दिखानी है तो दिखाओ इन योर रिपोर्ट्स. उसके बाद वर्चुअली जब सर्टन हो जाए, सर्टेनिटी आ जाए कि डेफिनेट है पैसे आएंगे जरूर आएंगे, तब ये एसेट बन जाएगा आपका एक्चुअल एसेट इन द बुक्स. तब ये रिकॉर्ड होगा, तब इसकी एंट्री होगी इनकम रिसीवेबल टू इनकम एज एन एसेट. इनकम मतलब रिजर्व बढ़ जाएंगे और एसेट बढ़ जाएगा. ओके, लायबिलिटी के केस में रिजर्व घटते हैं, लायबिलिटी बढ़ती है, और एसेट के केस में रिजर्व बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा और एसेट बढ़ के दिख जाएगा आपको बैलेंस शीट में. अगर सर्टन हुआ तो ही घुसाना है उसको बुक्स में, वरना नहीं. ये बात समझ में आई दोनों. कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट एसेट. कंटीजेंट लायबिलिटी प्रोबेबल, सीधा लायबिलिटी. नॉट प्रोबेबल, नोट्स. कंटीजेंट एसेट पहले तो कहीं नहीं दिखेगा, प्रोबेबल हुआ तो रिपोर्ट में, और सर्टन हो गया तो फिर एक्चुअल एसेट. इज दैट क्लियर? देन we discussed किया हुआ what are provisions and what are liabilities. You know that, right? What are liabilities and what is the difference between a provision and a liability? छोटा सा डिफरेंस होता है. What is the difference between a provision and a liability? Provisions are estimates. Provisions are estimated amounts. Liability is certain, but amount is not certain. So RDD जाएगा तो सही, 5%, 6% कितना जाएगा मालूम नहीं है ना. आपको एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन का प्रोविजन रहता है, मतलब आपको बुढ़ा हो गया, रिटायर हो गया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में से पैसा देना पड़ेगा. कितना देना पड़ेगा फिक्स नहीं है, इसलिए आप परसेंटेज वाइज उसको दिखा के रख देते हो. प्रोविजन फॉर टैक्स आप लर्न करोगे आगे कंपनीज में, कितना टैक्स भरना है पक्का मालूम नहीं है, 19-20 आइडिया है, तो आप प्रोविजन बना के दिखा सकते. तो अ लायबिलिटी with estimated amount is called as a provision. But does provision mean contingent liability? Does provision mean contingent liability? Is it one and the same? No. Contingent liability मतलब वो certain ही नहीं है, वो uncertain liability है. शायद देना पड़े, शायद ना भी देना पड़े, ऐसी liability वो नोट्स फॉर्म में दिख रही है. प्रोविजन तो एक्चुअल आपके बैलेंस शीट लायबिलिटी में दिख रही है, आपको चुकानी पड़ेगी, खाली अमाउंट आपका अभी तक फिक्स नहीं हुआ. 19-20 आपको पता है, फिक्स अमाउंट नहीं पता. जैसे कि एग्जांपल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 है, 3 महीने की 30,000 होगी, अमाउंट इज फिक्स, लायबिलिटी इज फिक्स, इट इज कॉल्ड लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी. बट मैं अगर आपको बोलूं कि प्रोविजन फॉर आरडीडी, ये जाएंगे तो सही, बैड डेट्स तो होगा ही, डेटर कम होने ही वाले हैं, बट कितने एग्जैक्टली कम होंगे ये आपको पता नहीं, तो आप इसके लिए बता दो प्रोविजन फॉर आरडीडी. इट इज अ लायबिलिटी, घटेगा तो डेफिनेटली घटेगा, एसेट कम होने वाला है, पैसा कम होने वाला है, दिखा दो एडवांस में, लायबिलिटी है, नुकसान होगा, बट सर्टेन नहीं है, इसके लिए प्रोविजन बना के दिखा. So that is a basic difference between a provision and a liability. And what is the difference between a provision and contingent liability? That part you got? Contingent liability, is it an actual liability? No. I'll give you a simple example. कोर्ट में केस चल रहा है, आपको मालूम नहीं है किसके फेवर में जाएगा, तो आप उसको कैसे दिखाओगे? आप उसको दिखाओगे एज अ कंटीजेंट लायबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ नोट. फिर आपको पता चला 6 महीने हो गए केस को, 12 महीने हो गए, कि यार ये तो गया हाथ से, ये अपने फेवर में नहीं आने वाला है, अपने को अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 लाख का कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा. अभी 8 से 10 लाख, यू आर नॉट श्योर एग्जैक्टली कितना देना पड़े, 8, 9, 10 कितना, बट 8 से 10 लाख का कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा. तो आप क्या करोगे?
तुरंत वो कंटीजेंट लायबिलिटी को एक्चुअल लायबिलिटी बता दोगे इन द फॉर्म ऑफ प्रोविजन। इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर कॉम्पेंसेशन। यू विल क्रिएट एन एस्टिमेटेड डिपेंडिंग ऑन द मैनेजमेंट का जजमेंट, 8 से 10 लाख के बीच में कोई भी अमाउंट लिख दोगे आप, ठीक है। कोई आपका गला पकड़ने नहीं आने वाला, वो आपका एस्टिमेट है। एस्टिमेट में छूट छाट मिलती है, इसलिए मैनेजमेंट खुदाखुद करते हैं काफी कंपनी। तो आप हो सके उतना एक्यूरेट एस्टिमेट ट्राई करना। आपको लगता है 8 से 10 लाख, आप ट्राई करो 10 लाख ही दिखाने का, फिर कम हो गया तो वांदा नहीं, ठीक है। तो 10 लाख का एस्टिमेट करके आप दिखा, यू विल शो इट एज अ प्रोविजन फॉर कॉम्पेंसेशन। सो नाउ दिस कंटीजेंट लायबिलिटी बिकेम अ प्रोविजन। द लायबिलिटी इज फिक्स्ड, यू आर सपोज्ड टू पे, बट यू डोंट नो द अमाउंट, यू विल शो इट एज अ प्रोविजन। देन इफ यू आर सर्टेन कि जजमेंट अगेंस्ट गया और अभी तो यार 10 लाख ही देना पड़ेगा, दैट प्रोविजन बिकम्स योर एक्चुअल लायबिलिटी, नॉर्मल लायबिलिटी। तो वो प्रोविजन और लायबिलिटी वन एंड द सेम ही है, उसको फिर अलग से एंट्री नहीं होती है, खाली प्रोविजन या लायबिलिटी बताने की एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी? रिजर्व कम हो जाएंगे, लायबिलिटी बढ़ जाएगी, रिजर्व कम हो जाएंगे, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर वो चाहे प्रोविजन हो चाहे वो एक्चुअल लायबिलिटी हो, फर्क नहीं पड़ता, पे ऑफ ही करना है। तो प्रोविजन टू बैंक या फिर एक्चुअल लायबिलिटी टू बैंक, एंट्रीज वन एंड द सेम। ओके, कभी ज्यादा पे करना पड़े तो पीएनएल और डेबिट हो जाएगा लॉस के वजह से, कम पे करना पड़े तो गेन में चला जाएगा पीएनएल, वो बात का बात है। बट एक बार आप थोड़े सर्टन हो गए लायबिलिटी के बारे में, उसको दिखा दो। अगर अमाउंट सर्टन नहीं है तो प्रोविजन के फॉर्म में दिखाओ, अमाउंट सर्टन है तो एक्चुअल लायबिलिटी के फॉर्म में दिखा दो। ओके, कोर्ट केस का अमाउंट अगर सर्टन है 10 लाख फिक्स हो गया तो एक्चुअल लायबिलिटी आ जाएगी बुक्स में। आउटस्टैंडिंग कॉम्पेंसेशन फॉर आउटस्टैंडिंग कॉम्पेंसेशन जो भी है दैट इज 10 लाख रुपीज। और अगर अमाउंट सर्टन नहीं है तो प्रोविजन फॉर कॉम्पेंसेशन 10 लाख रुपीज, अमाउंट इज नॉट सर्टन एज अ प्रोविजन यूज्ड। इज दिस पार्ट क्लियर? So there are few MCQs. I want you all to read this part जो मैंने डिस्कस किया है, थोड़ा सा ही पार्ट है, दो देखो। ओके, MCQ में क्या दिया, पहले तो थोड़ा डेफिनेटिव लैंग्वेज देख लो यहाँ पे, 1 मिनट में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखो कंटीजेंट एसेट का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है यहाँ पे, कंटीजेंट एसेट का यहाँ पर है, देखो अ कंटीजेंट नीड नॉट बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये समझ आया आपको? कंटीजेंट एसेट नीड नॉट बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कभी डिस्क्लोज नहीं करना है। A contingent asset is usually disclosed in the report of the approving authority, either board of directors or the corresponding approved authorities on case of other enterprises. रिपोर्ट में दिखेगा, कब कब दिखेगा? If the inflow of economic benefits is probable. inflow of economic benefit मतलब पैसा मिलना probable हुआ तो मैंने आपको अभी भी बताया। Contingent assets are assessed continually and if it becomes virtually certain हो गई कि पैसे मिलेंगे, तब आप क्या करोगे? इकोनॉमिक बेनिफिट विल अराइज, डेफिनेटली आप सर्टन हो गए कि बेनिफिट अराइज होंगे, देन द एसेट रिलेटेड टू द एसेट एंड द इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड इन विच इट अकर्स। अगर आप सर्टन हो गए तो ही आप इसको एसेट के जैसे दिखाओगे और मतलब इनकम रिसीवेबल की एंट्री कर दोगे। बेसिकली इनकम रिसीवेबल टू इनकम मतलब इनकम बढ़ी मतलब प्रॉफिट बढ़े, रिजर्व बढ़े, और इनकम रिसीवेबल मतलब एसेट बढ़ गया, तो एसेट और इनकम में ऐड करके दिखा दोगे आप इनको। कंटीजेंट लायबिलिटी का यहां पे नॉट जो उसको बुक में नहीं दिखाना, लायबिलिटी इज रिक्वायर्ड unless द इकोनॉमिक बेनिफिट इज रिमोट। ये इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके इकोनॉमिक बेनिफिट्स जाने का चांसेस बहुत रिमोट है, चांसेस ही नहीं है, पता ही नहीं है जाएगा कि नहीं, तो मत दिखाओ। बट दीज लायबिलिटी, ये अगर थोड़ा भी रिमोट नहीं है, ये प्रोबेबल है, तो इसको बुक में दिखा दो। ये स्टेटमेंट का मतलब वही होता है, पढ़ो। कंटीजेंट लायबिलिटी इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड unless the possibility of outflow of a resource को मत दिखा, मतलब थोड़ा भी आपका डामा फॉर्म ऑफ नोट, शो इट इन द फॉर्म ऑफ नोट। the economic benefit has become probable. Once it becomes probable, ये आप चेक करते रहो कि वो प्रोबेबल है कि नहीं, प्रोबेबल है कि नहीं। पहले नहीं है तब तक
में। जैसे ही प्रोबेबल हुआ वैसे क्या करने का उसको, if it becomes probable then an outflow or the future economic benefits will be required for an item previously dealt with as a contingent liability. A provision is recognized in the financial statement for the period in which the change in probability occurs, except in case of extremely rare circumstances where the reliable estimate can be made. मतलब क्या इस पूरे जार्गन का मतलब है once it becomes probable कि आपके पैसे जाने वाले हैं, once it becomes probable कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स का आउटफ्लो होने वाला है, तो आप इसको तुरंत एज अ लायबिलिटी दिखाओ। अब आप सर्टन हो, अमाउंट सर्टन है, तो आप लायबिलिटी के फॉर्म में दिखाओ। अगर आप अमाउंट के फॉर्म में एस्टिमेट बेसिस पे सर्टन हो, एस्टिमेटेड बेसिस पे आपको पता है, एक्चुअल नहीं पता है, तो आप प्रोविजन के फॉर्म में दिखा दो। यू शो इट इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोविजन। ये पूरे जार्गन का मतलब ये है कि एक बार प्रोबेबल हुआ घुसा दो बैलेंस शीट में। सर्टन हो तो लायबिलिटी, अनसर्टन अमाउंट, एस्टिमेटेड अमाउंट है तो फिर प्रोविजन के फॉर्म। दैट इज अ बेसिक मीनिंग। जो मैंने आपको बोला ये थोड़ा लैंग्वेज स्टैंडर्ड वाला दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा वो लॉ टाइप का लैंग्वेज दिख रहा होगा आपको, लॉ में आप पढ़ते हो तो ये लॉ टाइप का लैंग्वेज, उसको ब्रेकअप करके आपको समझना है। ओन वर्ड्स में आप लिख सकते हो अगर आपको पूछा है तो, ओके। तो इसमें कुछ जार्गन वागन ये सब देने की जरूरत नहीं है, खाली इतना याद रखना, प्रोबेबल है तो लायबिलिटी, नहीं है तो नोट्स, और कंटीजेंट एसेट प्रोबेबल है तो रिपोर्ट, और सर्टेन है तो एसेट। बुक्स में आ जाएगा। अब मेरे को खाली एमसीक्यू है 4-5, मेरे को आंसर करके बता दो इसका। कंटीजेंट एसेट यूजुअली अराइजेस फ्रॉम अनप्लैन्ड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स दैट गिव राइज टू व्हाट? कंटीजेंट एसेट बेसिकली अराइजेस फ्रॉम अनप्लैन्ड, मतलब पता नहीं है, और अराइज the possibility of inflow of an economic benefit to an business entity, possibility of outflow of economic benefit. Inflow outflow of economic benefit मतलब क्या? पैसा आएगा जाएगा, economic benefit मतलब पैसा। अगर इनफ्लो हो रहा है तो पैसा आएगा, आउटफ्लो हो रहा है तो पैसा जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? एसेट है तो क्या है? पैसा आने वाला है कि जाने वाला है? आने वाला है। आने वाला है। तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। समझ में आया कि नहीं? इनफ्लो ऑफ एन इकोनॉमिक बेनिफिट, उसको कंटीजेंट एसेट बोलते हैं। If an inflow of economic benefit is probable, then a contingent asset is disclosed where? B. In the financial statement, or in the report, or in the cash flow statement? Where it is disclosed? It is disclosed in the report. ये बताया था आपको। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो कभी दिखेगा, एक्चुअल तुम्हारा अकाउंट्स में कभी दिखेगा रियलाइज होगा। सर्टन हो गया कि मिलने वाला है। रियलाइज तो बाद में पैसा आ सकता है, बट एक बार सर्टन हो गया कि मिलेगा डेफिनेटली, तब आप दिखा सकते हैं। ओके, उससे पहले नहीं, उससे पहले वो रिपोर्ट में ही दिखने वाला है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नोट्स कहीं पर भी नहीं दिखेगा। थर्ड वन, अभी ध्यान से पढ़ना। इन केस ऑफ डैश, आइदर द आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज टू सेटल द ऑब्लिगेशन इज नॉट प्रोबेबल, और the amount expected to be paid to settle the liability cannot be measured with sufficient reliability. Contingent liability. Not probable, अभी तक probable नहीं हुआ है, इसके लिए वो दिख रहा है ना contingent liability नोट्स के फॉर्म में। एक बार probable हो गया तो क्या बन के दिख जाएगा? either provision or actual liability। मतलब liability या provision is also actual liability but with estimated amount. It will be shown as a provision or a liability once it becomes probable. If it is not probable, it is contingent liability. ये इसका सेंस स्टेटमेंट का मीनिंग समझा? Resources to settle the obligation are not probable, मतलब शायद देना पड़े, शायद ना देना पड़े, या फिर amount expected cannot be measured with sufficient reliability. कितना देना पड़े कुछ भी गारंटी नहीं है कितना देना पड़े, तो आप उसको नोट्स फॉर्म में दिखा। Present liability of uncertain amount which can be measured reliably using a substantial degree of estimation. Provision. This is provision. Did you get the meaning? There is a difference between contingent liability and provision. Provision में बोल रहा है आपको भैया liability probable है, liability देनी है, certain है, चुकानी है, खाली amount इसका आप estimated basis पे कर सकते हो। 19-20 का amount आपको पता है, actual fix amount नहीं पता, तो वो आपका provision है। बट अमाउंट भी वेग है, प्रोबेबल भी नहीं है, शायद हो शायद ना हो, तो वो कंटिंजेंट है। तो यहाँ पे प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टन, लायबिलिटी है बट अनसर्टन अमाउंट है, व्हिच कैन बी मेजर्ड रिलायबली यूजिंग सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। 19-20 का आइडिया से पता चल जाता है, दैट्स अ प्रोविजन। एंड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंटिंजेंट लायबिलिटी इज व्हाट? recognized का मतलब recorded in the statement. Is it recorded? No. Not recognized मतलब it is just shown as a note.
एज एन इंफॉर्मेशन आफ्टर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैं आपको प्रैक्टिकल एक एग्जांपल बोल देता हूँ लास्ट में। बैंक्स जो होते हैं काफी सारे, ओके, काफी सारे बैंक्स होते हैं। आप जितने बैंक्स होते हैं, यस बैंक है, यस बैंक का तो प्रैक्टिकल केस स्टडी है, कभी नेट पे मिले तो उठा के देख लेना। DHFL का है, IIFL का है, फाइनेंस एजेंट इंस्टीट्यूशन का है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ये लोग अपनी काफी सारी एक्चुअल लायबिलिटी को कंटिंजेंट लायबिलिटी के फॉर्म में दिखाते हैं, जिसके वजह से होता है क्या है, ये एक्चुअल लायबिलिटी दिखती नहीं है बुक्स में, तो एक्चुअल एक्सपेंस रिफ्लेक्ट नहीं होते, प्रॉफिट अच्छे खासे दिख रहे होते हैं, शेयर होल्डर उल्लू बन जाते हैं। जब ये भोपाड़ा खुलता है और जब ये आपके कंटिंजेंट लायबिलिटी एक्चुअल लायबिलिटी में फॉर्म हो जाते हैं, तब धड़ाक से बड़ा सा झटका लगता है और सडनली ये सब भोपाड़े बाहर निकलते हैं। ये एक दिन में नहीं निकला है, यस बैंक, DHFL, IIFL, ये 5-6 साल से चालू है कुकिंग ऑफ बुक्स। ये निकलता है तभी। तो जब भी आप स्टडी करते हो रेवेन्यू स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, रिपोर्ट, तब कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट एसेट जो नीचे दिया हुआ इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है और उसका चेक करना जरूरी है, ठीक है। तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटिंजेंट लायबिलिटी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज वो प्रोबेबल नहीं है। प्रोबेबल हो जाएगी तो तुरंत रिकॉग्नाइज करना जरूरी, ठीक है। So contingent asset, contingent liability, I want you all to read it. This part they ask you for 4 marks question, okay? Theory part में है जो हमने जहाँ पे छोड़ा था लास्ट concepts वगैरह के बाद, ठीक है। तो रीड करना, कुछ डाउट है अभी भी ना समझ में आए तो प्लीज आस्क मी एंड दैट्स इट। वी स्टॉप। कल हम लोग शेयर शुरू कर रहे हैं, सैटरडे टेस्ट है, आज होमवर्क। टाटा बाय बाय।